ड्रीम फ्लिक्स प्रेजेंट्स गैंग्स ऑफ वासेपुर 1। दोस्तों, अगर गैंगस्टर मूवीज की बात करें तो सबसे बड़ा नाम है गॉडफादर सीरीज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गैंग ऑफ वासेपुर को इंडियन गॉडफादर कहा जाता है। अनुराग कश्यप की यह मूवी सीरीज एक ऐसी मास्टरपीस है कि इसके बाद आई हर गैंगस्टर मूवी की तुलना इससे ही की जाती है। 2012 में बनी इस मूवी सीरीज ने रिसेंटली अपने 9 साल पूरे किए और आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसकी कहानी को आपकी यादों में तरोताजा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर 1। कहानी की शुरुआत जनवरी 2004 के इस शूटआउट से होती है जिसमें सुल्तान और उसके साथी फैजल खान को मारने आते हैं। फैजल के कई साथी मारे जाते हैं लेकिन उसके परिवार ने खुद को घर में बंद कर लिया था। ये गोली बम मार मार कर धुआं धुआं कर देते हैं। इन्हें लगता है सभी मारे गए पर वो सभी जिंदा हैं। सुल्तान ने यह हमला विधायक जेपी यादव के कहने पर ही किया था, पर अब उसने ही पुलिस की नाकाबंदी लगा रखी है जिसे देख सुल्तान को धोखा महसूस होता है। अब कहानी पीछे जाती है वासेपुर 1941, जब इस सब की शुरुआत 2 पीढ़ियों पहले हुई। ये वो दौर था जब अंग्रेजों ने कोयले की खदानी के लिए यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वासेपुर पर सुल्ताना डाकू का राज था और वो अंग्रेजों की ट्रेनें लूटा करता था। पीढ़ियों तक चलने वाली इस दुश्मनी की शुरुआत तब होती है जब शाहिद खान सुल्ताना डाकू के भेष में अंग्रेजों की ट्रेन से अनाज लूटता है। सुल्ताना को पता चलता है शाहिद, जो कभी टांगा चलाया करता था, अब सरकारी अनाज बेचने लगा है। शरीफ यानी सुल्ताना डाकू एक कुरैशी है और शाहिद पठान। वासेपुर पर हमेशा से कुरैशी कसाईयों का दबदबा रहा है, लेकिन शाहिद तो किसी के आगे दबना नहीं जानता। इसको जिंदा मुर्दा पकड़ने के लिए 11 रुपए के इनाम के पोस्टर लग चुके हैं, लेकिन शाहिद फिर भी दोबारा ट्रेन लूटने जाता है। इस बार सुल्ताना डाकू इसका इंतजार कर रहा है। यह तो बचकर भाग जाता है, लेकिन सुल्ताना इसके सभी साथियों को काट डालता है। अगले दिन दोनों मुख्तार साहब के सामने पेश होते हैं। वो सुलह कराने की कोशिश करते हैं, पर शाहिद जानता है कुरैशी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए ये वासेपुर छोड़कर धनबाद चला जाता है। बीवी जमीला के कहने पर यह लूटमारी छोड़कर कोयला मजदूरी करने लगा है। शाहिद का नौकर नसीर खबर करता है जमीला की डिलीवरी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन पहलवान इसे काम छोड़कर जाने नहीं देता और जमीला बेटे को जन्म देते ही मर जाती है। अगले दिन जमीला की मौत का बदला लेने के लिए शाहिद खान खदान के ठेकेदार रामाधीर के सामने ही उसके पहलवान को जान से मार देता है। वो पहलवान जिसके सामने कभी कोई आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं करता था। कहानी आगे बढ़ती है। देश के आजाद होते ही अंग्रेजों की खदानें देश के बड़े बड़े व्यापारों को मिल गई हैं। इन खदानों का ठेका अब रामाधीर सिंह को मिला है। उसे एक नए पहलवान की जरूरत है, इसलिए वो शाहिद को चुनता है और वो रामाधीर के कहने पर सभी मजदूरों की बस्तियां जला देता है ताकि वहां खुदाई कर नई खदानें तैयार की जा सके। शाहिद मजदूर से पहलवान तो बन गया, लेकिन वो तो सही मौके के तलाश में है ताकि रामाधीर सिंह को मारकर अगला बाहुबली बन सके। रामाधीर इनकी बातें सुन लेता है, इसे किसी काम के बहाने बनारस भेजता है, लेकिन नसीर रामाधीर सिंह का छाता देख समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो इसके बेटे सरदार और अपने भतीजे असगर को लेकर यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद एहसान कुरैशी इन्हें मारने आता है, लेकिन झोपड़े को खाली देखिए रामाधीर सिंह से झूठ कह देता है कि इसने दोनों को मारकर जमीन में दफना दिया, पर इसे ये नहीं पता कि इसके इस झूठ के कारण आगे कितना बड़ा तमाशा होने वाला है। इधर शाहिद बनारस पहुंचता है। बंदूक व्यापारी यादव रामाधीर सिंह का आदमी है और वो शाहिद को जान से मार देता है। शाहिद का बेटा सरदार अब नसीर और असगर के साथ धनबाद में रहता है। जब सरदार को पता चलता है कि रामाधीर ने ही उसके बाप को मारा है, वो बदले की आग में जलने लगता है और सर मुड़ाकर कसम खाता है कि जब तक अपने बाप की मौत का बदला नहीं ले लेता दोबारा बाल नहीं उगाएगा। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। आज सरदार की नगमा से शादी होती है और सरदार इसे अपने बाप की फोटो दिखाकर कहता है, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है रामाधीर सिंह से बदला, लेकिन गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। साल 1965 आते आते रामाधीर सिंह, जो पहले कोयला ठेकेदार था, पहले बाहुबली और अब विधायक बन गया है। इंदिरा गांधी की सरकार आते ही कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण शुरू होता है और सभी कोयला खदानें सरकारी हो जाती हैं। रामाधीर सिंह का बेटा जेपी यादव कोयला ठेकेदारी के नाम पर काला बाजारी कर रहा है। ये खबर मिलते ही कोल इंडिया ऑफिसर एसपी सिन्हा इसे रोकने की कोशिश करता है, पर रामाधीर सिंह इसे जान से मार देता है। कुछ दिन बाद नगमा बेटे को जन्म देती है। दानिश को आए अभी महीनों नहीं हुए
और दूसरा भी लाइन में लग चुका है। इसी बीच जेपी को खबर तक नहीं कि असगर जो उनका ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभालता है उनके ही नाक के नीचे रहकर उन्हें कमजोर कर रहा है, पेट्रोल चोरी से बेचकर पैसे कमा रहा है। उसने सरदार को भी जेपी का ड्राइवर लगवा दिया है ताकि पल पल के राज ले सके। सही मौका लगते ही ये तीनों रामाधीर सिंह का पेट्रोल पंप लूट लेते हैं। इसके बाद ये मालगाड़ी लूट कर रामाधीर सिंह का स्टील चोरी करते हैं और जेपी सिंह की अवैध जमीन पर जाली कागजात बनाकर कब्जा कर लेते हैं। रामाधीर सिंह उसे मामूली गुंडा समझकर धनबाद थाने बुलाता है। सरदार भी जान गया है खुलकर सामने से दुश्मनी करने का टाइम आ चुका है। नसीर चाचा रामाधीर सिंह का सालों पुराना छाता साथ लेकर जाता है, जिसे देख रामाधीर सिंह सब समझ जाता है। जेपी जमीन खाली करने के लिए इन्हें धमकाता है और सरदार एसपी और रामाधीर सिंह के सामने उसे थप्पड़ मार देता है। विधायक जेपी सिंह पर हाथ उठाने के जुर्म में सरदार और असगर को जेल हो जाती है और यहाँ रामाधीर भी अपने बेटे जेपी को मारता है, क्योंकि इसे अब तक खबर तक नहीं थी कि ये आस्तीन में सांप पाल रहा है। कहानी आगे बढ़ती है। साल 1979 जेल से भागने के लिए सरदार खाने के बहाने दानिश के हाथों बम बनाने का सामान मंगाता है और मौका मिलते ही जेल की दीवार गिराकर फरार हो जाता है। पुलिस से बचते हुए ये दोनों वासेपुर भाग आते हैं। कुरैशियों का दुश्मन कमर मखदूमी इन्हें पनाह देता है और यहाँ सरदार को मिलती है बंगालन दुर्गा। औरत हमेशा से ही सरदार की कमजोरी रही है। दुर्गा से मिलते ही ये नगमा की कमी पूरी कर लेता है। इस तरह दुर्गा इसकी दूसरी बीवी बन जाती है और कुछ दिन बाद असगर नगमा को इस बारे में खबर कर देता है। कमर मखदूमी सरदार को बताता है जिस वासेपुर पर पहले सुल्ताना डाकू का राज था, अब सुल्तान कुरैशी का राज है। उसके कसाई गुंडे जबरन किसी भी लड़की को उठा लेते हैं। सुल्तान सुल्ताना डाकू की ही बहन का बेटा है, जिसे एहसान कुरैशी ने पाला है। 12 साल की उम्र से ही वो पूरा भैंसा अकेले काटता है, इसलिए लोग उसके पास जाने से भी डरते हैं। कमर सुल्तान का जोर कम करने के लिए सरदार से मदद मांगता है। सरदार पहले सुल्तान के कसाईयों और फिर जेपी के पहलवान को बीच सड़क मार देता है, जिससे वासेपुर में सरदार खान का डर फैलने लगता है। 1980 आते आते वासेपुर अब धनबाद का हिस्सा हो चुका है। सरदार का एक घर धनबाद में है जहां नगमा और उसके 2 बच्चे रहते हैं, और एक वासेपुर में जहां दुर्गा रहती है। सरदार ज्यादा वक्त वासेपुर में ही रहने लगा है, क्योंकि कुरैशियों के डर से यहाँ पुलिस भी आने से डरती है। आज मुहर्रम के दिन सरदार मौका देख कुरैशियों के घरों और दुकानों पर बम फेंकता है और पूरी कसाई मंडी तबाह कर देता है। कुछ दिन बाद नगमा का तीसरा और दुर्गा का पहला लड़का होता है। सरदार 1 साल से धनबाद नहीं गया। इसने घर पैसे भेजना भी बंद कर दिया है, इसलिए दानिश और फैजल की पढ़ाई बंद हो गई है और इन्हें घर चलाने के लिए ट्रेन का पैखाना साफ करना पड़ रहा है। आज रामाधीर इन दोनों को पैसे देकर भड़काने की कोशिश करता है। सरदार तुम दोनों का हक उस बंगालन को दे रहा है, लेकिन अपनी अम्मी से कहना जब तक रामाधीर सिंह जिंदा है पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नगमा पैसे देख पहले दानिश को झाड़ू से मारती है, फिर खुद ही मल्लम भी लगाती है। आज इसके आंसू पोंछते पोंछते चाचा का सब्र टूट जाता है, लेकिन तभी वहां फैजल आ जाता है। इन दोनों के बीच कुछ होते होते रह जाता है और चाचा अपनी इस भूल की सजा खुद को चाबुक मार कर देता है। उस रात जो होते होते रह गया था दोबारा कभी नहीं होता, लेकिन फैजल उस रात को कभी भूल नहीं पाता और छोटी सी उम्र में ही चिलम पीने लगता है। कुछ दिन बाद सरदार को खबर मिलती है रामाधीर के आदमियों ने वासेपुर की एक लड़की उठा ली है और अब ये लाउडस्पीकर पर रामाधीर सिंह को धमकाता है, अगर 3 घंटे के अंदर लड़की वापस नहीं लौटी तो पूरा इलाका बम से धुआं धुआं कर देंगे। जेपी पता लगाता है ये काम मोहसिन और उसके दोस्तों का है। ये 2 लड़कों को मारकर उनकी लाश के साथ लड़की को वापस भेज देता है, लेकिन लड़की बताती है 2 नहीं 4 लड़के थे। सरदार बाकी 2 लड़कों को भी ढूंढ लेता है। मोहसिन के हिंदू दोस्त को उसकी आंखों के सामने ही मारकर टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन क्योंकि लड़की मुसलमान है इसलिए मोहसिन को जिंदा छोड़ जबरदस्ती उसकी शादी करा देता है और 1 लाख रुपए मेहर भी रामाधीर सिंह से ही वसूलता है। रामाधीर सरदार खान से तंग आ गया है और ये आदमी सुझाव देता है अगर मुसलमानों से निपटना है तो ऐसे मुसलमानों को अपने साथ मिला लो जिनसे सब डरते हैं, यानी कसाई बट्टी के कुरैशी मुल्ले। अब रामाधीर एहसान और सुल्तान को घर बुलाता है और इन्हें कहता है उनके पास बम है तो हम तुम्हें ऑटोमेटिक बंदूक देंगे, उन्हें चुन चुन कर गोली मारना शुरू कर दो। साल 1990 आ चुका है। सरदार के डर से कसाई वासेपुर छोड़कर भागने लगे हैं। वासेपुर में कोयला व्यापार भी अब पहले जैसा नहीं रहा। सरदार अब लोहा चोरी का धंधा शुरू करता है और दानिश को भी अपने साथ लगा लेता है।
आज सुल्तान सरदार को मारने आता है लेकिन गोली दानिश को लग जाती है। दानिश बच तो जाता है लेकिन यह हादसा नगमा और सरदार की दूरियां कम कर देता है। अब ये रामाधीर को धमकाता है, अगर हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो आपके खानदान को खत्म कर देते। सरदार अब इसकी गाड़ी खुलवा कर पुर्जा पुर्जा बेच देता है और सबके सामने इसकी बेइज्जती करता है। अब सरदार दुर्गा से नगमा के साथ रहने की बात करता है, लेकिन वो कहती है अगर तुम दोनों के साथ रहना चाहते हो तो अपने ही 2 टुकड़े कर लो। और अब सरदार नगमा के साथ ही वासेपुर की हवेली में रहने लगता है, जो कभी इसने सुल्तान के गुंडों के कब्जे से छुड़ाई थी। फैजल भी धीरे धीरे बड़ा हो गया है। यह है इसका जिगरी दोस्त फजलू। फैजल के 2 ही काम है, एक चिलम फूकना और दूसरा अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना। और आज इसकी नजर पड़ती है मोहसिना पर, जो इसकी तरह ही फिल्मों की दीवानी है। दानिश के जख्म अब तक भरे नहीं, इसलिए सरदार फैजल को यादव से सेकंड हैंड बंदूक खरीदने बनारस भेजता है। वापसी में पुलिस इसे ट्रेन में बंदूक समेत धर लेती है और ये जेल पहुंच जाता है। सरदार अब दानिश को मछली का धंधा शुरू करके देता है और आज बाजार में दानिश की नजर पड़ती है सुल्तान की बहन शमा परवीन पर। ये उसे देखते ही दिल दे बैठता है। सुल्तान के भाई बदर कुरैशी से उसका हाथ मांगता है। वो भी ये दुश्मनी खत्म करना चाहता है, इसलिए राजी हो जाता है। सुल्तान इस रिश्ते के खिलाफ है, पर बदूर उसे ताले में बंद कर इनकी सगाई करवा देता है। 1 महीने बाद फैजल जेल से छूटता है। दोबारा गन खरीदने यादव के पास आता है। गन देख समझ जाता है इसी ने पुलिस के साथ मिलकर इसे पकड़वाया था। ये यादव को जान से मार देता है और इस तरह अनजाने में ही सही ये अपने दादा की मौत का बदला भी ले लेता है। पुलिस एक बार फिर इसे ट्रेन में पकड़ने आती है, लेकिन इस बार इसने बंदूक पहले ही टॉयलेट में छुपा दी थी। यह पुलिस से बच जाता है और कुछ दिन बाद बंदूक वापस ले आता है। अब रामाधीर सुल्तान और एहसान को मिलने बुलाता है। वो इन्हें दानिश की शादी का कार्ड दिखाकर कहता है, तुम अपनी बहन की शादी सरदार खान के लड़के से कर रहे हो। शायद इसीलिए वो अब तक जिंदा है, लेकिन हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। एहसान कुरैशी ने भी इस सगाई में बदूर का साथ दिया था, इसलिए सुल्तान पहले उसकी चप्पल से कुटाई करता है और फिर शादी रोकने के लिए समा को धमकाता है, अगर तुमने शादी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन फिर भी शादी तो हो ही जाती है। शादी के बाद दानिश मजनू सा हो गया है। रात को देर से सोना और सुबह काम पर देर से पहुंचना। यहाँ सुल्तान भी बदले के लिए बेताब है और आज रात फजलू जानबूझकर फैजल को चिलम पिलाकर अपने साथ ही सुला देता है। सुबह सरदार नहर पर अकेले ही निकल जाता है। पहले दुर्गा को घर खर्च के लिए पैसे देने आता है। पैसों की कमी के चलते वो रामाधीर सिंह के यहाँ काम करने लगी है, इसलिए सरदार के जाते ही वो सुल्तान को खबर कर देती है और सुल्तान और फजलू मिलकर सरदार खान को गोलियों से भून देते हैं। सरदार खान की मौत के साथ ही गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 खत्म हो जाता है, लेकिन ये ना इस कहानी का अंत है ना दुश्मनी का। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 की कहानी हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। इसका लिंक अपने गैंग ऑफ वासेपुर फैन दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमसे किसी और मूवी की कहानी चाहते हैं तो कमेंट में नाम लिखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।